एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कैसे करेंगे टेंसर्स में? सम ऑफ टू और मोर टेंसर्स ऑफ सेम रैंक एंड काइंड इज आल्सो ए टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड काइंड। यानी अगर दो टेंसर्स को आप ऐड करें और उन दोनों टेंसर्स की सेम रैंक हो तो उनका जो ऐड होके टर्म होगी वो भी क्या होगी, उसका भी सेम रैंक यही होगा जो इन दोनों टर्म्स का था। ठीक है, इसी तरह आप डिफरेंस भी उन दोनों के बीच ले सकते हैं जिनका सेम रैंक होगा। तो इसकी एक एग्जांपल भी अभी देख लेते हैं हम। लाइक दिस, अभी एडिशन ऑफ टेंसर हम करेंगे। अब आपके पास अगर देखें आप कि आपके पास अगर कोई है, ये टेंसर है, ठीक है, ये रैंक 2 है। यहाँ से आपको पता चल रहा है आई जे दो इंडिसेस हैं और यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये रैंक 2 है। रैंक 2 टेंसर के लिए हमने अगर ट्रांसफॉर्मेशन ला जो आपने देखा था उसमें आपको याद होगा, हम ये जो स्मॉल एज से ये क्या लिखते थे, 2a लिखते थे। ठीक है, फिर इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लाए तो इसीलिए हमने क्या करना है, आई जे इसके इंडेक्स आ गए जो ए के साथ हैं, और आपने दूसरे इंडेक्स लाने होते हैं जो न्यू ट्रांसफॉर्म में, जैसे यहाँ पे आप ए प्राइम के साथ है तो यहाँ देखिए ए के साथ है, और यहाँ पे पी क्यू आ जाएंगे। ठीक है, तो पी पहली वाली टर्म के साथ आएगा और क्यू जो है वो दूसरी टर्म के साथ आ जाएगा। सिमिलरली आपने क्या करना है, जैसे ये एक टेंसर आपने लिया ना, ये वाला इन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म आपने एक टेंसर लिया हुआ है ये ए आई जी प्राइम प्राइम रैंक 2 का। इसी तरह आप क्या करेंगे, एक और टेंसर लेंगे बी आई जे प्राइम, ये भी रैंक 2 का होगा। और यहाँ पे देखें ये किसके इक्वल है, ए आई पी ए जे क्यू और बी पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करना है, हम इन्हें ऐड कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के आपके पास रैंक दोनों की 2 ही है। तो आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखें दोनों टर्म्स को मैंने ऐड किया तो यहाँ पे ए आई पी ए जे क्यू कॉमन निकल आया, पीछे क्या बचा, ए पी क्यू प्लस बी पी क्यू आ गया। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप कह देंगे कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइम्ड फॉर्म में है, ऐड हो रहे हैं ए और बी, उनको हम कह देते हैं सी आई जे प्राइम आई जे प्राइम। ठीक है, वो आपके पास ये हो जाएगा। तो इसकी जगह अब हम लिख देंगे सी आई जे प्राइम इक्वल्स टू ए आई पी ए जे क्यू, और ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस टर्म को भी एक नाम दे देना है। जैसे यहाँ ए बी प्राइम की फॉर्म में हमने सी को ऐड किया था, यहाँ पे ए और बी को हम ऐड करेंगे और इसका नाम सी दे देंगे, लेकिन वो अनप्राइम्ड होगा क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म किया हुआ था एक्चुअली इधर। तो ये सी पी क्यू क्या हो जाएगा, ए पी क्यू प्लस बी पी क्यू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सी पी क्यू। तो आप देखिए कि आपके पास सी आई जे प्राइम इक्वल्स टू ए आई पी ए जे क्यू सी पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, ये आपने एडिशन की, और अब आप एडिशन करके भी आप देख रहे हैं कि आपके पास फाइनल फॉर्म जो आई है, यानी आप अगर देखें तो ये जो ये टर्म है इसका रैंक भी क्या बन रहा है, 2 रैंक बन रहा है। रैंक क्या है, 2। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब हमने सेम रैंक के दो टेंसर्स ऐड किए और उनका फाइनल जो रिजल्टेंट आया वो भी उसी रैंक का था। इसी तरह आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर देखेंगे, वो क्या है, देखिए सब्ट्रैक्शन में भी क्या बताया गया था कि अगर आपके पास लेट्स सपोज 2 वेक्टर्स हैं और दोनों के सेम रैंक है, जैसे यहाँ पे है, इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या बनेगा। अब देखिए ए आई जे प्राइम माइनस बी आई जे प्राइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आई जे की जगह ये सारी टर्म आ गई, बी आई जे प्राइम की जगह ये सारी टर्म आ गई, बीच में माइनस का साइन। ठीक है, अब अगेन आपके पास ए आई पी ए जे क्यू दोनों टर्म्स में सेम है तो वो कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा, ए पी क्यू माइनस बी पी क्यू बच जाएगा। ठीक है, और आपके पास ए पी क्यू माइनस बी पी क्यू क्या होता है, सी पी क्यू के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी पिछले हमने उसमें प्रॉब्लम में किया है। और ये जो प्राइम्ड फॉर्म में होंगे वो क्या होंगे, सी आई जे माइनस प्राइम के इक्वल होंगे, यानी ए आई जी माइनस बी आई जे जो ये प्राइम फॉर्म में होंगे। तो इनको एक की जगह रिप्लेस कर देंगे, हम देखेंगे ये फॉर्म बन रही है। और अगेन हम यही देख रहे हैं कि हमारे पास इन दोनों को माइनस करके जो आया, यानी सी आई जे प्राइम आया, वो हमारे पास रैंक कौन सा है, रैंक 2 का है। रैंक 2 में ही हमारे पास 2 एज होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास रैंक 2 बन रहा है, यानी सब्ट्रैक्शन होके टेंसर भी हमारे पास रैंक 2 ही बन रहा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है नेक्स्ट है, एक तो रैंक को भी देख लेते हैं, इनवेरिएंट टेंसर को भी, और दूसरा हम यहाँ पे आउटर प्रोडक्ट को देखेंगे क्या है, मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन आपके पास कैसे होती है, प्रोडक्ट विच इन्वॉल्व्स ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ टेंसर इज नोन एज आउटर प्रोडक्ट। यानी सिंपल जैसे ए क्रॉस बी हम लेते हैं ना, या ए और मे बी को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होगा, टेंसर्स के कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे। और रैंक का क्या होगा, इन दिस प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर इज ए टेंसर हुज रैंक इज सम ऑफ गिवन टेंसर। तो उनके जो रैंक होंगे दोनों टर्म्स के, ए बी को हम लेट्स सपोज आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो ए बी के जो रैंक होंगे वो क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे टेंसर्स में। ठीक है, आउटर प्रोडक्ट में बाकी प्रोडक्ट बिल्कुल सेम एज इट इज होगी। इसी तरह
आउटर प्रोडक्ट के बाद आप देखेंगे आपके पास क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्शन की टर्म है। क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन आपने कब करना है? कॉन्ट्रैक्शन में अगर आप देखें आपके पास क्या है, इफ वन कोवेरिएंट इंडेक्स एंड वन कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स। एक्चुअली आपको कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट का बहुत स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था, लेकिन अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट में क्या फ़र्क होता है। कॉन्ट्रावेरिएंट जो होता है उसमें आपके पास हम कैसे लिखेंगे, उसमें यूँ लिखेंगे आप, यानी अगर मैं आई लिखती हूँ ना तो मैं ए आई ऊपर लिखूंगी, ये कॉन्ट्रावेरिएंट होता है। और अगर आप कोवेरिएंट की बात करें तो उसमें क्या होगा, उसमें हम जैसे ए हमने लिखा है ना, तो उसमें जे लिखना है या जो भी लिखना है वो नीचे लिखेंगे, इंडेक्स होगा। ठीक है, कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट में यही फर्क होता है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन बता रहे हैं कि अगर एक कोवेरिएंट इंडेक्स हो और एक कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स हो और उनको हम इक्वल करें तो रिजल्टिंग टेंसर क्या होगा, टू रैंक से लेस देन ओरिजिनल होगा, दो रैंक उसके कम हो जाएंगे। ठीक है, इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसकी जब एग्जांपल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, इसी तरह इनर प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास। इनर प्रोडक्ट दो स्टेप से ऑब्टेन करते हैं आप। फर्स्ट में आप आउटर प्रोडक्ट करते हैं, सेकंड में आप कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो अभी हम पहले इनकी एग्जांपल देख लेते हैं जो हमने मल्टीप्लिकेशन अभी डिस्कस की है। ठीक है, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर टेंसर जो है वो क्या है, दो तरीकों से हो सकती है। एक वो आउटर प्रोडक्ट हो सकता है और एक इनर प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखें कि आउटर प्रोडक्ट क्या होना है। आउटर प्रोडक्ट में आप देखेंगे प्रोडक्ट विच इन्वॉल्व्स ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ टेंसर इज नोन एज आउटर प्रोडक्ट। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये देखें, ये एक टेंसर है आपके पास और एक सेकंड ये टेंसर है। ठीक है, हम कहते हैं ए आई जे प्राइम है और बी के एल प्राइम है, और इनकी दोनों के जो है ना, अगर हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देखें कि यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, इनके जितने कंपोनेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे ही हुआ ना। अब आपने देखना है कि रैंक 4 कैसे हो गया। अब आप देखें कि ये जो है इसको हम एक नाम दे सकते हैं, यानी जैसे हम प्लस माइनस में कर रहे थे, ए आई जे बी के एल को क्या करेंगे, हम कह देते हैं कि सी आई जे के एल है। ठीक है, और है दोनों यहाँ पे प्राइम। तो ये आपके पास ये क्या बन जाएगा, इसकी जगह हम लिखेंगे सी आई के एल बन जाएगा, और ये सारी टर्म वैसे आ जाएगी। और ये जो आपके पास ए बी प्रोडक्ट है, यानी ट्रांसफॉर्म करके जो आपके पास, ये तो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने की थी कोऑर्डिनेट सिस्टम में थी, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ए पी क्यू या इसको न्यू कह दें। तो आपके पास ए पी क्यू बी आर एस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी पी क्यू आर एस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए कि आपने प्रोडक्ट तो कर ली, प्रोडक्ट में बाकी सारे कंपोनेंट्स भी ऐसे जनरल मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन जो ये है आपके पास टर्म आई, यहाँ पे तो आपके पास रैंक 2 के दो आपने लिए हुए थे। ठीक है, टेंसर्स जिनको आपने मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अभी वो किस रैंक के बन गए, दोनों मल्टीप्लाई होके उनका रैंक 4 हो गया। अब देखें आई जे के एल ये 4 रैंक बन रहा है। तो इसमें अब देख रहे 2 + 2 4 रैंक आ गया, रिजल्टेंट में आपके पास 4 हो गया। आउटर प्रोडक्ट में क्या होगा, आपके पास सिंपल कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आपके पास जो टेंसर के रैंक है वो आपस में ऐड हो जाते हैं, जैसे अभी यहाँ पे हुए। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके बाद इनर प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास। इनर प्रोडक्ट में क्या होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन दो तरह की थी, एक आउटर प्रोडक्ट थी और एक इनर प्रोडक्ट थी। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट देख लेते हैं। इनर प्रोडक्ट में दो ऑपरेशन होते हैं। पहले आप क्या करते हैं, आउटर प्रोडक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसमें कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास आउटर प्रोडक्ट अगर आप आ जाए ना, आप उसमें तो आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट आ रहा हो तो सॉल्व करने के लिए पहले आपने आउटर प्रोडक्ट करनी है, जो भी हमने ऊपर देखा, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन की बात वही जो भी आपको मैंने बताया कि हम एक्चुअली होता क्या है, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रैंक ऑफ ए टेंसर। कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा क्या होता है, रैंक रिड्यूस हो जाता है। यानी अगर आपके पास रैंक 5 का टेंसर है तो वो रिड्यूस होकर 3 का हो जाएगा। अगर रैंक 7 का है तो वो रिड्यूस होकर 5 का हो जाएगा। इसी अगर रैंक 2 का है तो वो उसका रैंक रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा, 0 रैंक हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले रैंक 2 है तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद रैंक 0 हो जाएगा। और 0 रैंक किसका होता है, किसी स्केलर का होता है। ठीक है, 0 किसका होता है, स्केलर का होता है। और अगर रैंक 3 है, 3 से रिड्यूस होके 1 हो जाएगा। 1 किसी भी वेक्टर का रैंक होता है। ठीक, तो इस तरह ये क्या करता है, यानी रैंक कितना रिड्यूस कर देता है, जिसमें 2 के नंबर से रैंक रिड्यूस होगा ओरिजिनल से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में। तो अब हम कॉन्ट्रैक्शन की पहले एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होगी। लेट्स सपोज आप देखिए कि हमारे पास एक ये है, एक आपके पास हमने कहा टेंसर है ए आई जे के। ठीक है, प्राइम। अब हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, अगर रैंक 2 हमें नजर आ रहा है, रैंक 2 है तो उसको हम लिखेंगे 2 ए आ जाएंगे यहाँ पे स्मॉल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल ए, यानी जिसको हमने असल में ट्रांसफॉर्म किया।
ठीक है, यानी वन कोऑर्डिनेट सिस्टम से अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ आई जे के है तो मैंने यहाँ पी क्यू नाम लिख दिया। और जो स्मॉल ए है उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ आई और जे था, पहले मैंने क्या लिख दिया, आई और जे। फिर यहाँ पे जो आई हमारे पास टर्म पी क्यू, तो वो मैंने इसके बाद में इधर सब्सक्रिप्ट में पी और क्यू भी लिख लिए। ठीक हो गया। और फिर मैं इसी तरह एक और टेंसर लिख लूंगी, वो क्या है हमारे पास के एल एम। ठीक है, के एल एम अगर मैंने यहाँ चूज किया तो यहाँ पे आप बी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मुझे थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आपने बी लिख लेना है, ए नहीं लिखना, बी लिख लेना है और आर एस टी होगा। तो अब देखेंगे कि अब यहाँ पे जो ये तीन ए हैं इनकी वैल्यू क्या आएगी। के एल एम देखें, सबसे पहले मैंने के एल एम लिख ली, और यहाँ पे जो आर एस टी थे वो पहले इसके साथ आर फिर एस और फिर टी। ये हमारे पास अभी दो टेंसर बन गए। ये दो टेंसर हैं इन इन देयर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर्म। और अब इनको क्या करना है, एक आप देख रहे हैं कि रैंक 2 का है, ये रैंक 2 का है और ये रैंक 3 का है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको ये कोई कंडीशन नहीं बताई कि दोनों के रैंक सेम होने चाहिए, दोनों के रैंक डिफरेंट भी हो सकते हैं जैसे यहाँ पे है। अब आपने क्या करना है, इनका सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनर प्रोडक्ट लेने के लिए क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि इसका इनर प्रोडक्ट फाइंड करें। तो इनर प्रोडक्ट के लिए पहला स्टेप आपने क्या करना होगा, पहले इन्हीं दो जो आपके पास टेंसर्स हैं इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन देखनी होगी। देखिए आउटर प्रोडक्ट अब क्या होगा आपके पास, यही दो टेंसर के दरमियान आपने मल्टीप्लिकेशन देखी, ये एक पूरी टर्म और ये एक पूरी टर्म, ये जब दोनों मल्टीप्लाई हो गई तो अब देखेंगे कि सारे कंपोनेंट एक साथ मैंने लिख लिए और ए पी क्यू और ए आर एस टी अलग लिख लिया। हो गया। अब आप देखिए कि आपके पास जो ये टर्म है ये किसकी इक्वल होगी, इसे मैं कह देती हूँ सी प्राइम, और ये जो इसके इंडिसेस है वो सारे इकट्ठे लिख देती हूँ, आई जे के एल एम के इक्वल है। ठीक है, जैसे भी हम पीछे करते आ रहे हैं ये हो जाएगा। और फिर उसके अलावा ये जो ए पी क्यू ए आर एस टी जो है इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम कह देंगे सी पी क्यू आर एस टी, इसका नाम मैंने दे दिया सी पी क्यू आर एस टी। तो अब आप देखिए कि आपके पास ये बन गया, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। और अब मैं अगर देखूँ तो मेरे पास ये जो टर्म है ये किस रैंक का बन रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ से मुझे पता चल रहा है रैंक कौन सा है, 5 है। इस टर्म का रैंक 5 बन रहा है और इसे इक्वेशन नंबर 2 बता दी है। अभी मैंने सिर्फ इसका आउटर प्रोडक्ट लिया है, तो इनर प्रोडक्ट लेने के लिए मुझे स्टेप 2 क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ती है। अब मैं कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करूंगी। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन होती क्यों है, कॉन्ट्रैक्शन इसीलिए होती है कि आप उसका रैंक रिड्यूस कर सके। तो रैंक कैसे रिड्यूस होगा, रैंक ऐसे रिड्यूस होगा कि आपने कोई भी दो इंडिसेस इक्वल कर देनी होती हैं, जैसे आई इक्वल्स टू जे कर दूंगी मैं। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा जहां जहां मेरे पास जे है उसको भी हम क्या वैल्यू दे देंगे, आई कह देंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए जब मैंने जे की जगह यहाँ क्या पुट कर दिया, आई पुट कर दिया। अब यहाँ पे भी एक कहाँ पे है, अगेन इस पूरी टर्म में जे यहाँ पे है, तो मैंने इधर भी आई पुट कर देना है। ठीक है, ये भी आई आ गया। अब आप देखेंगे कि आपने दोनों साइडों पे देख लिया कि आपके पास आ रहा है आई। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों साइडों पे आई आ रहा है, जैसे ये आई था। तो अब इसको हम करेंगे कैसे, बाकी सारी टर्म तो सेम वैसी की वैसी ही आ गई हैं जैसे ऊपर थी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ही जे था तो उनकी जगह आ गई, तो यहाँ पे डबल आई होगा और यहाँ पे भी आई। अब हम देख रहे हैं कि दो आपके पास अगर कंपोनेंट हो और दोनों में सेम आई हो, ठीक है, दोनों में सेम आई हो, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और डेल्टा कैसे लिखेंगे, क्रॉनिकल डेल्टा पी क्यू की फॉर्म में, यानी अदर देन सेम, जो सेम इंडेक्स थी ना उसको छोड़ के उसके अलावा दोनों, ये हम लिख सकते होते हैं हमेशा। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख दिया, हमने पी क्यू लिख दिया। ठीक है, ए आई पी एक आई क्यू की जगह हमने डेल्टा पी क्यू लिख दिया। फिर हम देखेंगे बाकी सारी टर्म वैसी की वैसी जैसे ऊपर है वैसे नीचे आ गई। अब आप देखेंगे कि आपके पास जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है, इनको एक साथ मैंने लिख लिया, इनको आप एक साथ लिखें। तो इनको एक, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि पी क्यू है और इधर भी पी क्यू है। ठीक है, तो इनको हम कर सकते हैं सॉल्व। इन दोनों को जब मैंने साथ लिखा तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको मैंने लिख दिया p इक्वल्स टू क्यू, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्शन करनी है तो मैंने यहाँ पे p के जगह लिख दिया, जैसे i इक्वल्स टू j लिखा था ना, जैसे ही मैंने p इक्वल्स टू क्यू कह दिया तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अब देखें जहां जहां क्यू है वहां p आ जाएगा, ये p आ गया, ये भी क्या हो गया हमारे पास p आ गया। ठीक है, अगर आप याद करें तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी हमारे पास सेम इंडेक्स हो तो उसे हम कहते हैं डमी इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दोनों क्रॉनिकल डेल्टा में अगर दोनों एक जैसे इंडेक्स हो तो उसका आंसर क्या होता है, ऑलवेज 1। ठीक है, ये अगर आपके पास 1 1 हो जाए, 2 2 हो जाए, तो ये तो हम कल से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका आंसर क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह वैल्यू लिख देंगे 1, 1 लिख दिया, इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। ठीक है, बाकी आपके पास टर्म बच गई ये।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मजीद, अभी देखें। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये वाली टर्म ऐसे आ गई, इसको नाम दे देंगे, यानी ये टर्म इसको मैंने के एल एम कह दिया है, ठीक है। क्योंकि अब मेरे पास आई आई जो है वो उसमें टेंसर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो डेमी इंडेक्स बन गया है, ठीक है। तो उसकी बजाय मैं लिख देती हूँ के एल एम, और प्राइम बता के इस तरह मैं बता देती हूँ कि इसकी जगह अब हम इस तरह लिख लेंगे ताकि हमारे लिए पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। और इस सारी टर्म की जगह हम क्या लिख देंगे, सी आर एस टी, ठीक हो गया। यहाँ पे भी पीपी रिपीट में है, तो आप देखेंगे आपके पास ये बन जाएगा फॉर्म, ठीक है। और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये फॉर्म जो है इसका रैंक क्या है, 3, ठीक हो गया। अब इससे मुझे पता चल रहा है कि आपके पास एक्चुअली जब हमने शुरू इस क्वेश्चन को किया तब हमारे पास रैंक क्या था, 5। तो रैंक अभी कितना रिड्यूस रह के रह गया, 3 रह गया। इसका मतलब है 2 डिजिट रैंक जो है वो रिड्यूस हुआ है फैक्टर 2 से, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि आफ्टर अप्लाइंग कॉन्ट्रैक्शन रैंक इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2। तो हमेशा आपके पास रैंक जो है वो कितना रिड्यूस्ड हो रहा है, 2 डिजिट से रैंक जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये जो बुक ये एग्जांपल है ना, ये तो आपकी बुक की एग्जांपल है। इनको देखते हैं। इससे पहले एक चीज बता देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे अलजेब्रा में कुछ चीजें बताई हुई हैं, इनवेरिएंट स्केलर्स टेंसर्स का बताया हुआ है। टेंसर्स व्हिच हैव सेम कंपोनेंट इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड इनवेरिएंट टेंसर, ठीक है। अब ये भी हम देख लेंगे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये आ जाएगा। उसमें कह रहे हैं कि आपके पास ऐसे टेंसर्स जिनकी कंपोनेंट्स जो हम ए बी वगैरह चेक कर रहे हैं ना, ए आई बी, और ये कह रहे हैं कि आपके पास क्या रहे दोनों फ्रेम्स में। यानी अभी मैंने आपको जैसे फ्रेम्स बताए थे ना, एक न्यू फ्रेम एक ओल्ड फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, जैसे ए पी की और ए आई प्राइम आई जे के। तो वो कह रहे हैं उन दोनों में उसको कंपोनेंट सेम रहेंगे। तो आपके द टेंसर हैव द सेम कंपोनेंट इन डिफरेंट फ्रेम, यानी डिफरेंट फ्रेम में आपके सेम कंपोनेंट रहेंगे तो आप उसे कहेंगे इनवेरिएंट टेंसर है, ठीक है। तो इसकी भी एग्जांपल देख लेंगे। और स्केलर और इनवेरिएंट, और स्केलर और इनवेरिएंट जो भी होते हैं इज ए टेंसर ऑफ रैंक 0, उनका रैंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये एग्जांपल हम चेक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे रैंक ऑफ टेंसर पहले भी हम पढ़ चुके हैं कैसे होता है आपके पास। द रैंक ऑफ ए टेंसर इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ इंडिसेस अटैच्ड टू इट, ठीक है। फिजिकल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स नीडेड टू डिफाइन कंप्लीटली ए टेंसर डिटरमाइंस रैंक ऑफ टेंसर। एक तो आपको रैंक किन किन चीजों से पता चल सकता है, एक तो यहाँ कितनी इंडिसेस है, जैसे यहाँ पे आपको पता चल रहा है आई जे। दूसरा, आपको कितने उसको कंपोनेंट्स चाहिए, जो हम ए आई पी ए जे क्यू वगैरह बता रहे थे, उससे हमें रैंक पता चल सकता है किसी भी टेंसर का। और इसका फार्मूला क्या होगा आपके पास, अ टेंसर ऑफ रैंक m हैज 3n m components needed to define completely determine a tensor rank of tensor, ठीक है। उसका जो है थ्री एंड डायमेंशन में इसका फार्मूला क्या हम लिखेंगे आपके पास, m, यूं आप इसकी पावर लिखेंगे m, ठीक है। इसकी भी हम आगे क्वेश्चन करते हुए हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पे बाकी चीजें हम साथ साथ देखेंगे, क्योंकि भी हम से पढ़ ली बाद में हमें पता नहीं चलेगा। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 2.15 में क्या कह रहे हैं। 2.15 में आपको कह रहे हैं कि अपने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस जो है ना टेंसर आपने फाइंड करना है, कि उसका रैंक 2 है, और रैंक 2 से वो किस तरह स्केलर में चला जाएगा। रैंक 2 का है अभी हमारे पास ये, रैंक 2 हमें पता भी चल रहा है। ये हमें कैसे पता चल रहा है, अब देख रहे होंगे आपके, हम वैसे तो हर दफा हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आई और जे और प्राइम ले रहे होते हैं, ठीक है। और ये जब हम आई जे प्राइम नीचे इंडिसेस ले रहे होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास कोवेरिएंट है। क्या है, कोवेरिएंट। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई नीचे है, जे ऊपर है, और मैंने आपको कहा था जब आपके पास नीचे हो इसका मतलब है कोवेरिएंट है, जब आपके पास ऊपर हो तो उसका मतलब होता है कॉन्ट्रा वेरिएंट है। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि आपके पास जे ऊपर भी है और आई नीचे भी है, यानी दोनों इंडिसेस हैं आपके पास, सबस्क्रिप्ट में भी है और सुपरस्क्रिप्ट में भी है। तो ऐसा टेंसर जिसमें आपके पास इंडेक्स जो है वो सबस्क्रिप्ट में भी हो और सुपरस्क्रिप्ट में भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स टेंसर। क्या कहते हैं, मिक्स टेंसर। इसीलिए इसका नाम इन्होंने क्या बताया हुआ है, मिक्स टेंसर, ठीक है। लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि ये भी इंडेक्स है इसका, ये भी इंडेक्स है, तो दोनों इंडेक्स है। यहाँ से मुझे रैंक पता चल रहा है कि रैंक क्या है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे रैंक पता चल रहा है कि अभी इसका रैंक क्या बन रहा है, 2, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस पे कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है, किस पे, मिक्स टेंसर पे, ठीक है। और रैंक उसका क्या है, 2, और मुझे प्रूव करना है कि प्रूव का मतलब होता है कि मैं उसको लाऊं, क्या लाऊंगी कि रैंक 2 का टेंसर है अभी मेरे पास, और कॉन्ट्रैक्शन की बात क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। स्केलर होने का क्या मतलब होगा कि उसका रैंक क्या हो जाएगा, 0। जब रैंक 0 हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। पहले तो हमने लिखा कि हमारे पास आई जे जो है, यानी कि रैंक 2 अगर हम लिखें तो उसको उसको ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। रैंक 2 का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी उतनी उस फॉर्म में आप समझ लें कि ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो है
एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में आप जब जा रहे हैं, रेफरेंस फ्रेम में जा रहे हैं तो या कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं, तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही होगी, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ला कैसे, अब जैसे ये प्राइम है, ठीक है, आई और जे है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास 2 इंडिसेस हैं, इसलिए सेकंड ऑर्डर होगी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा हो ना, जैसे यहाँ पे आई और जे है, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, उसको लिखने का ये तरीका होगा, मैं पहले लिखूंगी, मुझे पता है कि यहाँ पे आपके पास यूं आएगा, ये 2 बार आ रहा होगा, ठीक है, एक्स, ये क्यों आ रहा है, और साथ ही मैंने यहाँ पे ए लिखते रहे, यहाँ पे अगर आई और जे है तो इसका मतलब है यहाँ पे अल्फा और बीटा होगा, क्या होगा, अल्फा और बीटा होगा, ये ए और अल्फा और बीटा आ गया। अब मैंने यहाँ पे इनको फिल करना है, क्योंकि मुझे आई जे भी यहाँ पे बीच में लाने हैं और अल्फा बीटा भी लाने हैं, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि आई यहाँ पे, ये मेरे पास प्राइम्ड फॉर्म यानी अलग एक फ्रेम है, तो इसलिए मैंने प्राइम में लिखा हुआ है। अब मैं देख रही हूँ कि आई यहाँ पे है, ठीक है, अगर इसको लिखूं तो मैं देख रही हूँ कि आई जो है नीचे सबस्क्रिप्ट में है, तो इसका मतलब है पहली टर्म में जो लिखूंगी उसके आई सबस्क्रिप्ट में मैंने क्या लिख दिया, आई, ठीक हो गया। और जहाँ पे मैंने आई लिखा ना, आई यहाँ पे प्राइम फॉर्म में था, तो एक्स के साथ भी मैं क्या डालूंगी, प्राइम। यहाँ पे इसी तरह मैंने क्या करना है, जे, जे में देख रही हूँ कि सुपरस्क्रिप्ट में है, सुपरस्क्रिप्ट में और है प्राइम के साथ, मैं अब इस टर्म में नहीं लिखूंगी, जे मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है, जे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और जे अब मैं लिखना सबस्क्रिप्ट में ही है बच्चों, ठीक है, लेकिन प्राइम के साथ। तो जब आई वाला मैंने इधर लिख दिया, जे वाला मैं इधर लिख दूंगी, अब मैं देखूंगी अल्फा किधर लिखना है, अल्फा इधर नीचे है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ये आ गया अल्फा, और बीटा यहाँ ऊपर है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये इसको लिखने का एक तरीका होता है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को, समझ आ गई आपको। अब इसको ऐसे लिखना है, या अगेन इसको एक दफा फिर लिख के देख लेते हैं, देखें जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे हमारे पास जे है, ये प्राइम है, अब इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। मैं लिख दूंगी यहाँ, जहाँ आई है तो उसकी जगह मैं लिख दूंगी अल्फा, और यहाँ पे बता देंगे हम बीटा, ठीक है, और क्योंकि ये सेकंड रैंक 2 का टेंसर है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे बन रही होगी हमारे पास, आईजे की में है ना, तो मुझे आईजे दोनों यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन लिखने का तरीका क्या होता है, लिखना मुझे सब कुछ सबस्क्रिप्ट में ही है, जहाँ आई है तो यहाँ आई आ जाएगा, लेकिन आई प्राइम के साथ आएगा, जे आपके पास इधर है तो जे भी इधर आ जाएगा, और लेकिन प्राइम के साथ आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अल्फा है तो ये अल्फा इधर आ जाएगा फर्स्ट टर्म के साथ, बीटा यहाँ पे है तो बीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है, बीटा यहाँ पे ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये मैंने लिख लिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ इसका जनरल एक्सप्रेशन इसका ये होता है। अब आपने कॉन्ट्रैक्शन करनी है इसमें, यही कहा गया उन्होंने कि आपके पास ये जो मिक्स टेंसर है इसमें कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो उसका रैंक 2 से 0 बन जाएगा, यानी स्केलर बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया कि आप कोई भी इंडिसेस इक्वल कर देते हैं, जैसे मैंने आई इक्वल्स टू जे कह दिया, ठीक है, जब मैं आई इक्वल्स टू जे कहूंगी तो मेरे पास यहाँ पे भी आई, यहाँ पे जे था तो जे की जगह यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे आप देखें आई प्राइम, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ जे था तो जे की जगह आई, बाकी सब तो चेंज थी ना, अल्फा बीटा ये थी, तो ये अल्फा बीटा ही लिखा था। अब यहाँ पे आई अगर मैंने सेम कर दिया, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, पीछे सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, ये वाली टर्म करली एक्स अल्फा डिवाइड बाई करली एक्स बीटा, और ए अल्फा बीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको देखें आप, ये देखें करली एक्स अल्फा बाई करली एक्स बीटा, ए अल्फा और बीटा, ठीक है। अच्छा, आपके पास जब आपने क्रॉनिकल डेल्टा लिखा था, तो क्रॉनिकल डेल्टा को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे अभी क्रॉनिकल डेल्टा अगर आप लिखें तो उसको मैं बीटा अल्फा बता के, जैसे करली एक्स, यहाँ पे मैं अल्फा और यहाँ पे करली एक्स बीटा करके बता सकती हूँ, ठीक है, तो इस फॉर्म में भी हम क्रॉनिकल डेल्टा को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये फॉर्म बनी हुई है ये एग्जैक्टली ऐसी है जैसे क्रॉनिकल डेल्टा को लिखें, तो मैं उसको ऐसे इससे रिप्लेस कर सकती हूँ क्रॉनिकल डेल्टा से, वो मैंने रिप्लेस कर दिया, और साथ की टर्म आपके पास एज इट इज आ गई। अब आप देख रहे हैं कि आपने जब कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई की थी, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया कि कॉन्ट्रैक्शन में हमने देखा कि जब हमने आई इक्वल्स टू जे कर दिया है, ठीक है, यानी अपने प्राइम्ड कोऑर्डिनेट में, प्राइम्ड कोऑर्डिनेट में हमने आई इक्वल्स टू जे कर दिया, तो अनप्राइम्ड में अल्फा और बीटा भी इक्वल होने चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि जहाँ बीटा है वहाँ अल्फा लिख दूंगी, देखें यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा हो गया, यहाँ पे बीटा था, यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा हो गया। और आपको पता है कि क्रॉनिकल डेल्टा क्या होता है, क्रॉनिकल डेल्टा की अभी तक आपने सिर्फ सबस्क्रिप्ट मिक्स फॉर्म में नहीं पढ़ा था, वो आपके पास क्या होता था, 1 है, ठीक है। तो अगर सिंपल आपने क्रॉनिकल डेल्टा लिखा है, अगर मिक्स फॉर्म में लिखेंगे ये भी आपके पास क्या आएगा, 1, ठीक है। क्रॉनिकल डेल्टा अगर आप मिक्स फॉर्म में लिखेंगे ऊपर नीचे वैल्यू 1, तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी टर्म। अब आपने क्या करना है कि इस सारे को हमने लिख दिया, यानी ये इसकी जगह 1 आ गया तो ये चीज बच गई, ये चीज बच गई, ठीक हो गया। अब आप देखें कि आपके पास क्या बनेगा, सो ए आई जे इज इनवेरिएंट अंडर कंट्रैक्शन,
AIJ आप देख रहे हैं कि हाँ, अब आप जो मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि इनवेरिएंट होगा, अब आपको पता चल रहा होगा इनवेरिएंट। मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो है वो दोनों फ्रेम्स में इंडिसेस एक जैसी आए, ठीक है। आप देखें दोनों फ्रेम में कैसे आई, आपके पास यहाँ पे भी आपने जो ट्रांसफॉर्म फ्रेम है उसमें भी आप देख रहे हैं कि आई आएगा, ठीक है। यानी दोनों डमी आपके पास इंडिसेस बन रही हैं और दोनों एक जैसी इंडिसेस हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि जो आपके पास चेन फ्रेम है उसमें भी दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जिसको लेके आप चले थे AIJ प्राइम को, वो क्या है, इनवेरिएंट है अंडर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में इनवेरिएंट हो जाएगा, और जब इनवेरिएंट हो जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है उसका रैंक क्या हो गया, 0 हो गया या वो स्केलर हो गया, ठीक है। तो हम कह देंगे कि अभी हमारे पास रैंक 2 से, यानी AIJ का रैंक 2 था, 2 से हम किस पे आ गए, 0 रैंक पे आ गए। तो कॉन्ट्रैक्शन हुई यहाँ पे, ये हमने प्रूव कर लिया। ये आपकी बुक का प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें कि इसके बाद आप देखेंगे कि क्या हुआ। 2.16 उसमें आपको कह रहे हैं कि आपने आउटर प्रोडक्ट लेना है टू वेक्टर्स का, और कॉन्ट्रैक्शन में आप बताएंगे कि कोई भी आपने दो चीज़ों के बीच में आउटर प्रोडक्ट लेना है, और फिर आपने प्रूव करना है कि उनके दरमियान में आउटर प्रोडक्ट आपको क्या देगा, एक स्केलर देगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपने, उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने कोई लिया, जैसे अभी आपने एक ये ले लिया, एक ये टेंसर ले लिया, PI है प्राइम, PI प्राइम ले लिया। अब जैसे देखिए बच्चों, अभी इसको लिखने का कैसे तरीका होगा, जैसे मैंने दूसरे में आपको बताया ना कि यहाँ पे जब AIJ था तो ये तो रैंक 2 का टेंसर था, तो उसको हम ऐसे लिखते थे। अब रैंक वन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रैंक 1 है, रैंक 1 है, पता चल रहा है मुझे, कैसे पता चला, एक ही इंडेक्स है आई, ठीक है। तो अगर इसको लिखना हो मैं क्या लिखूंगी, जैसे PI, और ये है कौन सा, ये मेरे पास कोवेरिएंट है, जब इंडेक्स नीचे हो तो उसे कहते हैं कोवेरिएंट। उसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है यहाँ पे कोई अल्फा आ जाएगा, यहाँ आई है तो यहाँ अल्फा आ जाएगा। अब लिखूंगी कैसे, करली एक्स बाय करली एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे आपके पास आई नीचे आ जाएगा, ठीक है, और अल्फा, यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या आ जाएगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ आई नीचे था, यहाँ आई नीचे आ गया। और प्राइम, ये एक्स के साथ क्या आ जाएगा प्राइम, ये देखें आपके पास आ गया, ठीक है। ये इस फॉर्म में आ गया, उसे रैंक 1 कहते हैं। फिर उसके बाद क्यू आपने लिखा, क्यू को कैसे लिखा, क्यू जे, और जे यहाँ पे कॉन्ट्रा वेरिएंट है जे प्राइम, ठीक है। तो उसको आप लिखेंगे करली एक्स जे प्राइम ऊपर डिवाइडेड बाय करली एक्स बीटा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा क्यू, और यहाँ पे बीटा। तो ये आपके पास क्या है, रैंक 1, ठीक हो गया। मैम जी बेटा। मैम अभी मैम जायदा की क्लास आज फ्राइडे है ना, तो आपकी 10:30 तक टाइम होता है, याद ही नहीं रही। अच्छा अच्छा अच्छा।